हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। ओके, हम आज देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च कि कितने तरीके के अनुसंधान होते हैं। तो हमने 8 टाइप्स देखे थे, उनके 8 प्रकार। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च क्या है। ओके, देन उसमें हम देखेंगे उसके वेरियस स्टेप्स जो होते हैं। हम जो सोशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सामाजिक अनुसंधान जो करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो उसके जो स्टेप्स हैं उनको हाफ पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक शोध जो होता है, तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसका नेचर जो होता है वो साइंटिफिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ जो होती है, साइंटिफिक मेथड जो होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और जो रिसर्च होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको साइंटिफिक जो कंक्लूजन है वो मिल जाए। ठीक है, और जनरलाइजेशन हम करते हैं या जो रूल्स को हम अप्लाई करते हैं, जो थियरीज़ जो होती है उनको हम तैयार करते हैं। तो ये सब उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, इनको कंप्लीट करने के लिए साइंटिफिक मेथड या जो साइंटिफिक प्रोसीड्योर होता है उसकी हम हेल्प लेते हैं, और वो एसेंशियल भी है। वो बहुत ज़रूरी भी है कि हम उनकी मदद लें। किनकी? वैज्ञानिक पद्धतियों की या वैज्ञानिक जो कार्यविधि होती है उनकी। तो ये जो पद्धतियाँ होती है या ये जो कार्यविधि है, इसके कई स्टेप्स होते हैं, है ना। ये जो मेथड होता है इसके कई स्टेप्स होते हैं, और जिनसे निकल के जो रिसर्चर होता है वो अपना काम कंप्लीट करता है। बिना इन स्टेप्स को पार किए हुए हम साइंटिफिक मेथड जो होता है या हमारा जो कंक्लूजन है या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। जब तक हम जो ट्रुथ है या जो सत्य है, जो सही इन्वेस्टिगेशन हमको करनी है, उसके रास्ते तक पहुंचने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी शॉर्टकट हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोशल रिसर्च है उसका कंपैरिजन बहुत कुछ हम जो भौतिक विज्ञान होता है उसकी तरह से करते हैं, और वो बहुत क्या है, एक्सपांड फॉर्म में है। तो इसकी सक्सेस हो, है ना, ये सक्सेसफुल हो, ये रिसर्च जो है, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो रिसर्चर होता है वो किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च करता है, कौन सी कार्यविधि का उपयोग करता है, कौन सा साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, और किस तरीके के स्टेप्स को वो यूज़ करता है, और कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं, जिन चरणों से, मेन स्टेप्स जो होते हैं, जो चरण होते हैं मुख्य, उनसे होके वो गुजरता है। तो सोशल जो रिसर्च होती है उसमें स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल हमको डिसाइड होना चाहिए कि हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, और उसका एंड कहाँ पे हमको करना है। तो ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएगा, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, और हमारा रिसर्च जो होता है उसका नेचर जो होता है वो भी बिल्कुल परफेक्शन से हम उस नेचर तक पहुंच सकते हैं। शोध की जो प्रकृति होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स को पार करेंगे। ओके, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो वेरियस स्टेप्स होते हैं सोशल इन्वेस्टिगेशन के, वो कौन कौन से होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के विविध सोपान होते हैं। अब ये जो सोशल रिसर्च होती है, ये जो सामाजिक अनुसंधान है, हम इसके 12 स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, 12 स्टेप होते हैं। वो 12 स्टेप कौन कौन से होते हैं, और उसमें आज हाफ पोर्शन आज हम देखेंगे, मतलब 6 जो सोपान है उनके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग 6 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सोपान कौन कौन से होते हैं। तो हम उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, की समस्या का चुनाव। देन फिर हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर, मीन संबंधित जो साहित्य होता है उसकी स्टडी करना। देन फिर हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का निर्धारण किया जाता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। देन हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ द स्टडी, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। देन सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, सूचनादाताओं का चुनाव कैसे करते हैं। देन फिर हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ दिस स्टडी, मीन सूचना की जो स्रोत और अध्ययन के जो उपकरण हैं या प्रविधियाँ हैं उनको किस तरीके से निर्धारित करते हैं। देन फिर हम देखते हैं प्री टेस्टिंग ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पायलट स्टडी, मीन्स उपकरण और प्रविधियाँ जो होती है उनका पूर्व परीक्षण होता है, जो पायलट स्टडी होती है या अग्रगामी अध्ययन जो होता है वो कैसे किया जाता है।
देन फिर हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा के तथ्य का अवलोकन और संकलन कैसे करते हैं, किस वो स्टेप आती है। देन फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। फिर हम करते हैं तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीकरण करते हैं। देन आफ्टर हम आते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के जो तथ्य होते हैं उनका विश्लेषण और विवेचन करते हैं। और लास्ट में आता है जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। ओके, तो अब हम यहाँ पे 2-3 ऑथर्स को देखते हैं और उन्होंने जो स्टेप्स तैयार किए थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, 4-5 स्टेप बताए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, विषय का चुनाव करना चाहिए, देन जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे डेटा कलेक्शन करना चाहिए, देन जो डेटा होते हैं उनको क्लासिफाई करना चाहिए, देन उनको एग्जामिन करना चाहिए और फिर लॉ अप्लाई करना चाहिए। उसी तरीके से श्रीमती पीवी यंग जो है उन्होंने भी कुछ स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने भी कहा है कि कार्यकारी प्राकल्पना जो होती है उसको तैयार करना चाहिए, मीन्स हाइपोथेसिस को। देन फिर तथ्यों का अवलोकन, फिर उन्होंने ये कहा है कि जो तथ्य होते हैं उनको कैटेगराइज करना चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना चाहिए, देन उनका जनरलाइजेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से 2-3 जैसे जॉर्ज और लुंडबर्ग है, श्रीमती पीवी यंग है, अगस्ट कॉम्टे है, इन्होंने सबने इस तरीके से इसके स्टेप्स बताए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो सोशल रिसर्च होती है उसका जो प्रोसेस होता है उसको बेस्ट बनाने के लिए और उसको वो जो शोध प्रक्रिया है वो बिल्कुल हमारा जो रिसर्च है, हमारी जो शोध प्रक्रिया है वो बिल्कुल परफेक्शन की हो, इसके लिए हमको कई स्टेप्स होते हैं उनको पार करना होता है। सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे समस्या का चुनाव कि प्रॉब्लम है क्या। तो हम इसमें ये देखते हैं कि सामाजिक शोध जो होती है उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी हमारा जो काम है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो कोई भी स्टडी उस समय तक स्टार्ट नहीं की जा सकती है जब तक कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सेलेक्ट नहीं किया जाए। हमारे माइंड में ये आया कि पहले ये आता है कि कल्पना शोध का विषय जो है वो क्या है। मस्तिष्क में ये आया हुआ है कि मस्तिष्क में आया हुआ हर विचार जो होता है या कल्पना होती है, जो थिंकिंग होती है, वो शोध के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, है ना, रिसर्च सब्जेक्ट्स वो नहीं होते। शोध के लिए कुछ विषय जो होते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनका चुनाव करते टाइम, उनका सिलेक्शन करते टाइम ये देखना होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आवश्यक जो एसेंशियल जो फैक्ट्स हैं वो हमको मिल पाएंगे या नहीं, वो उपलब्ध हैं या नहीं, जो तथ्य संकलन किया जाएगा, डेटा कलेक्शन जो किया जाएगा वो अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं। तो ये सब कुछ उसके अंदर किया जाता है। अब जो हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसका जो जनरलाइजेशन किया जाता है या जो लॉज अप्लाई किए जाते हैं उनको देखते हुए ये अप्रोप्रिएट हैं या उनकी यूटिलिटी है या नहीं, तो ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे। अब हमने प्रॉब्लम देख ली तो उसमें क्या ध्यान रखना है हमको, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको समझने की जो शोध करता है उसमें कैपेबिलिटी हो, ठीक है। फिर जो स्टडी किए जाने वाला सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई और जो रिसर्च है वो वहाँ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, मीन्स रिसर्च नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या जो विषय का अध्ययन है वो शोध कार्य द्वारा किया जा सकता है या नहीं, वो जो सब्जेक्ट है या जो प्रॉब्लम है उसके सिलेक्शन में सोशल जो रिसर्च की है उसके थ्रू हम साइंटिफिक कंक्लूजन निकाल सकेंगे या नहीं, है ना। तो ये सारी बातों का हम सब्जेक्ट जब चूज़ करते हैं, प्रॉब्लम जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है। देन सेकेंड इज रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर, मतलब संबंधित साहित्य का अध्ययन। कि विषय का चुनाव कर लेने के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसका अध्ययन करना, मतलब अध्ययन विषय जो होता है हमारा उससे रिलेटेड साहित्य जो हैं, लिटरेचर जो है, क्या उसको रिपीट तो नहीं किया जा रहा है। शोध कार्य स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सब्जेक्ट लिया है या प्रॉब्लम जो ली है उसका बहुत रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी। तो हमको क्या करना है, हमको इससे रिलेटेड जो
जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसी के दोषपूर्ण होने की इससे संभावना रहती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से ही जो रिसर्च है उससे रिलेटेड जो साहित्य है ना, लिटरेचर है, उसको स्टडी कर लिया जाए। संबंधित जो साहित्य होता है उसमें चाहे हम प्रलेख की बात करें, लेख की बात करें, जो बुक्स है, जो पत्र होते हैं, है ना, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट होती है, सब्जेक्ट जो होता है उससे रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो रिसर्च होता है उसके अध्ययन से शोधकर्ता का कार्य क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो उसे जो स्टडी है उसकी जो अलग अलग टेक्निक्स है उनका ज्ञान हो जाता है, और रिसर्च काम जो होता है ना, रिसर्च वर्क जो होता है उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स का भी उसको पता चल जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना होता है। देन फिर थर्ड हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स जो होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स का मतलब इकाइयों का निर्धारण, कि जो सोशल रिसर्च है उसका एक और स्टेप क्या होता है कि संबंधित जो इकाइयाँ होती है उसको निर्धारित करना, और उन इकाइयों को क्या करना, क्लियरली डिफाइन भी करना। मतलब इकाइयों का निर्धारण करते समय ये बात स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए कि जो यूनिट्स है या अध्ययन के जो उद्देश्य है उससे संबंधित, और उसके साथ ही जो संपूर्ण समग्र से एकाग्रता होती है, जो एकाग्रता है वो रखने वाला हो, है ना। फिर इकाइयों का जो यूनिट्स होती है उनका बिल्कुल क्लियर और उनको अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इकाइयाँ जो है वो क्लियर हो और उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको डिफ़ाइन किया जाए। फिर जो स्टडी की जो यूनिट्स है वो ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा इजी हो, जैसे हम कहें कि जो पुअर पर्सन होते हैं या जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं, मकान, बेकारी, शिक्षा, है ना, शहरी, ग्रामीण, ये सब इस तरीके से ईजीएस्ट होने चाहिए। फिर जो स्टडी के लिए इनमें से जिस भी यूनिट को हम यूज़ करें उसको स्पष्ट रूप से हम डिफ़ाइन करें, परिभाषित करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग जो रिसर्चर होते हैं और सूचनादाता जो होते हैं इनका अलग अलग मीनिंग लगाते हैं और इन्हें अलग अलग रूप में वो देखते हैं। तो रिज़ल्ट के रूप में क्या होता है, सूचनादाता ऐसी सूचनाएं देंगे जो रिसर्च वर्क में हेल्पफुल होती है, और हेल्पफुल होने की बजाय वो क्या होती है, सूचनादाता को ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो हेल्पफुल होती है, लेकिन वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो हेल्पफुल होने की बजाय उसमें ऑब्स्ट्रैक्ट्स खड़े करेगी। तो इससे जो रिसर्च वर्क होता है उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इकाइयों को बहुत अच्छी तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि हमको यूनिट्स कौन कौन सी लेनी है और उसको बहुत अच्छी तरीके से हमको डिफाइन करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का निर्माण। कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी जो स्टडी की प्रॉब्लम होती है, अध्ययन समस्या जो होती है, उसके जो प्राइमरी नॉलेज के बेस पे एक ऐसा जनरल कंक्लूजन बनाता है जो उसके शोध का आधार बनता है, उसका रिसर्च का बेस बनता है। लेकिन यहाँ पे हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो हाइपोथेसिस होती है वो एक सडन कंक्लूजन जैसी होती है सिर्फ, है ना, ओनली वो एक सडन कंक्लूजन होता है। तो प्राकल्पना जो है वो एक क्या कहें कि सामयिक सामान्यीकरण होता है, और इसकी जो प्रामाणिकता होती है उसको एग्जामिन करना अभी बाकी होता है। तो जो रिसर्च होती है उसमें प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है ना, हम हाइपोथेसिस को ही टेस्ट कर रहे हैं, और ये जो हाइपोथेसिस होती है ये सब्जेक्ट जो हमारा है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रूप में उभर के, और उसका जो प्रारंभिक विचार होता है उसका वैज्ञानिक रूप ये हम इसको मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस होती है वो एक ऐसा जनरल निष्कर्ष होता है, एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष होता है जिसको सही मान लिया जाता है, हम सही मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वास्तविक जो तथ्य होते हैं उनके आधार पे उनका जो पुष्टिकरण किया जाता है, उनको जो एग्जामिन किया जाता है, उनका इवैल्यूएशन जो किया जाता है, या उनका जो पता लगाया जाता है कि वो सही है या गलत है ना, तो ये देखा जाता है। देन फिर हम बात करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है वो शोध कार्य जो होता है, रिसर्च जो होता है, उसके काम को एक वे देती है, शोध के क्षेत्र को क्लियर करती है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि शोधकर्ता जो इधर उधर भटकता रहता है
वो नहीं हो पाता है, या जो शोध काम होता है वो डिसाइड होना चाहिए, तो हमको ये जो हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट करेंगे उससे क्या होता है, उससे जो हमारा रिसर्च एरिया होता है शोध का, है ना, वो डिसाइड होता है, हमको आगे के लिए रास्ता मिल जाता है, हमको वे मिल जाता है, और जो फैक्ट्स होते हैं उनके बेस पे हम जो हाइपोथेसिस होती है उनको भी सही प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सभी तरीके के जो शोध होते हैं उनमें जो हाइपोथेसिस होती है उनका होना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें कि अन्वेषणात्मक शोध जो होते हैं उनमें जो हम रिसर्च करते हैं उनमें स्टार्टिंग से जनरली जो हाइपोथेसिस होती है उनको हम तैयार नहीं करते हैं। ऐसे शोध के जो परिणाम होते हैं उनके बेस पे प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। ओके, हमने यहाँ 4 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने देखा है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, देन हमने देखा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम ये बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ द स्टडी मीन्स अध्ययन क्षेत्र का जो निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है। तो अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिसर्च एरिया होता है, या जो रिसर्च एरिया है, या जो स्टडी एरिया है, उसका जो निर्धारण किया जाता है वो बेसिकली जो हमारा रिसर्च सब्जेक्ट होता है, शोध विषय जो होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अध्ययन क्षेत्र की बात करें या शोध क्षेत्र की बात करें तो उसका निर्धारण मूलतः क्या होता है, शोध विषय की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। अब जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, उसको अपने अध्ययन क्षेत्र का जो निर्धारण कर लेना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब अध्ययन क्षेत्र जो है वो उसको स्पष्ट उसको डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनका वो ऑब्जेक्टिव ढंग से क्या कर सके, उनका संकलन कर सके, उनको कलेक्ट कर सके। तो जो रिसर्च एरिया होता है उसको डिसाइड करने का मीनिंग ये होता है कि जो शोध कार्य है वो स्टार्ट करने से पहले क्या करेगा कि शोधकर्ता जो होगा वो अपना जो उसका अध्ययन क्षेत्र जो होगा उसकी सीमाएं हो, या उसका भौगोलिक या जनसंख्यात्मक या अन्य आधार पे जो वो निर्मित करता है उसका निर्धारण जो उसको करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि फील्ड वर्क जो होता है उसमें लगे हुए जो अन्वेषक होते हैं उनका ध्यान और उनका जो वो जो ध्यान करते हैं और जो वो प्रयत्न करते हैं उस क्षेत्र में उस क्षेत्र विशेष तक ही वो सीमित रहेंगे। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो रिसर्च वर्क काम स्टार्ट किया जाता है उससे पूर्व क्या होता है कि शोधकर्ता को अपने जो अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं होती है, जैसे ज्योग्राफिकल हम बात करें या पॉपुलेशन की बात करें या कोई दूसरे आधार होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, निर्धारण करने चाहिए, उनको निर्धारित कर देना चाहिए, डिसाइड कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो फील्ड वर्क होता है उसमें लगे हुए जो भी अन्वेषक होते हैं उनका जो अटेंशन होता है या उनका जो एफर्ट होता है, उनका प्रयत्न होता है, वो उसी स्पेशल एरिया तक ही सीमित रहेगा। मीन्स अध्ययन क्षेत्र जो है वो न तो बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटा हो, लिमिटेड, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सपांड एरिया हमने ले लिया। तो ज़्यादा छोटा क्षेत्र जो होता है उसके अध्ययन के बेस पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना भी कठिन हो जाता है कि हमने छोटा सा एरिया लिया है और हम उसके बेस पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा एरिया लेते हैं, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र लेते हैं, तो उसके अध्ययन के बेस पे भी हम जो रिसर्च वर्क होता है उसको निश्चित नहीं कर सकते हैं और उसमें हम पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा एरिया लेंगे तो हमको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, अब हम 6 जो हमारा स्टेप है वो देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। जो सूचनादाता होते हैं, जो सूचना देते हैं, उनका किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीके से उनका चुनाव किया जाता है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो शोधकर्ता होता है उसके लिए अध्ययन क्षेत्र की जितनी भी इकाइयाँ होती है उनसे संपर्क करके तथ्यों को एकत्रित करना कठिन होता है। मतलब जो रिसर्चर होता है उसके लिए जो अध्ययन क्षेत्र होता है उसकी जितनी भी यूनिट्स होती है उनसे कांटेक्ट करना और डेटा कलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अध्ययन क्षेत्र अगर जो स्टडी एरिया है वो लिमिटेड है तो क्षेत्र जो होता है उसकी हर यूनिट से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो सेंसस मेथड होता है, संगणना विधि जो होता है उसके नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन ये जो मेथड होता है इसकी स्टडी में बहुत सारा लेबर लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे सोर्सेस लगते हैं, बहुत सारा मनी लगता है ना। तो फिर क्या होता है कि अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए हम सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं,
है ना, जिसे प्रतिचयन विधि या निर्देशन विधि कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो सैम्पलिंग मेथड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेथड है इसके थ्रू हम यूनिवर्स जो होते हैं, जो समग्र होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो करने वाली यूनिट्स होती है उनको हम इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। अब जो एग्रीगेट्स होते हैं, जो समग्र होते हैं, उनमें से हम कुछ सेलेक्टेड जो होती है, कुछ इकाइयाँ जो होती है, यूनिट्स जो होती है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। और शोधकर्ता अपने मनमाने ढंग से नहीं करके, और जो सैम्पलिंग मेथड होता है अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हम जो निदर्शन या जो सैम्पलिंग मेथड है, प्रतिचयन विधि है, उसका हम यहाँ यूज़ करते हैं। और कुछ निश्चित जो मेथड होते हैं उनको काम में हम लेते हैं और वस्तुनिष्ठ ढंग से इसको करते हैं, ताकि जो रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनके सिलेक्शन में किसी भी तरीके की कोई भी पक्षपात नहीं आए, हम कोई भी बायस नहीं सिचुएशन नहीं आए हमारे सामने। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि समग्र में से कितनी यूनिट्स जो है उनका चुनाव हम करेंगे, है ना। तो वो सैंपल के रूप में हम उनको लेते हैं। अब यहाँ ये देखें हम कि मान्यता ये है कि ये जो निदर्शन है उसके रूप में चुने गए जो लोग होते हैं, है ना, उनको जो फैक्ट्स होते हैं, जो है ना डेटा कलेक्ट जो किया जाता है, जो उनसे लोगों से जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं, कलेक्ट किए हैं, तो तथ्यों के आधार पे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना, तथ्यों के आधार पे, तथ्यों के बेस पे जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, जो कंक्लूजन निकाले जाएंगे, वो पूरे एग्रीगेट पे लागू होंगे। और ये जो एग्रीगेट्स होंगे उनका ये क्या करेंगे, उनका ये प्रतिनिधित्व करेंगे। तो निदर्शन जो होता है उसके रूप में जनरली हम 10%, 20% या जो स्टडी एरिया होता है उसकी सीमित होने पे इससे भी कुछ ज़्यादा यूनिट्स का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं, अगर बड़ा एरिया हमको सेलेक्ट करना है तो। ओके, तो अब ये जो आज का लेक्चर रहा, इसके अंदर हमने ये 6 स्टेप्स देखे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो 6 स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।